जिस जिम जाऊँ मैं वो बोले कि साल की मेंबरशिप ले लो, साल के पैसे देने हैं। ये मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं रोज़मर्रे की ज़िंदगी में इतनी चीज़ें खरीदता हूँ या इतनी प्रोडक्ट्स और सेवा लेता हूँ। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि साल के पैसे एक बार में दे दो। मैं बाल कटवाने जाता हूँ हर 3-4 हफ्ते, कभी मेरे हेयर ड्रेसर ने नहीं बोला कि साल के पैसे दे दो। कभी मेरे ग्रोसरी स्टोर ने नहीं बोला कि आप साल के पैसे दे दो। तब आरुषि और मैंने दोनों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ी और हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम में डीप घुस जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय वर्मा और मैं को-फाउंडर हूँ फिटपास का। फिटपास इंडिया का लार्जेस्ट फिटनेस मेंबरशिप एक्सेस प्रोग्राम है। आज मैं आपको कहानी बताऊँगा अपनी और फिटपास दोनों की। और मेरा और फिटपास का सफ़र किसी हिंदी पिक्चर से कम नहीं है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव, कई सारी चुनौतियाँ, बड़ा सपना, कई सारी नाकाम कोशिशें, कुछ तीर जो निशाने पे लग गए, बहुत सारे किरदार, बहुत सारे पहलू, कुछ जो मेरे कंट्रोल में थे, कुछ जो मैं जितना चाहूँ उतना कंट्रोल से बाहर ही रहे। मैं बोकारो में पैदा हुआ था। बोकारो बिहार का पार्ट हुआ करता था, बट विभाजन के बाद अब झारखंड का है। मेरे माता-पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे। पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मेरा बचपन बिहार के कई शहरों में गुजरा। कोडरमा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली में मैं आगे की पढ़ाई की, डीपीएस गया। उसके बाद सेंट स्टीफंस कॉलेज गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ दुनियादारी सीखी। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड चला गया, वहाँ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। उसके बाद लंदन में नौकरी की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और प्राइवेट इक्विटी में यूबीएस में कई साल। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, वहाँ न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमपीए की पढ़ाई की। तो आप सोच रहे होंगे ये सब के बीच में फिटपास कैसे फिट हुआ? तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं 20 साल का था। मैं अपने सेकेंड ईयर कॉलेज में था सेंट स्टीफंस में, और हमारे प्रसिद्ध टूर्नामेंट इंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में एक दिन मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। और वो कारण था मेरा बायां घुटना। मेरा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया था, एसीएल। साथ में टूट गया मेरा मेनिस्कस और मेरा कार्टिलेज। एकदम अंधा दर्द था, बेहोशी जैसा हाल था, और मुझे याद है कि मुझे फील्ड से उठा के अस्पताल ले गया गया, जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरा बायां हैमस्ट्रिंग को काटा गया, उससे नया लिगामेंट बना, और वो टाइटेनियम स्क्रू से मेरे घुटने में जोड़ दिया गया। अचानक मैं एक एथलीट था जिसका बायां हैमस्ट्रिंग छोटा हो गया था। बायां क्वाड्रिसेप जो हमारा थाई मसल होता है, जो हमारे शरीर का एक बड़ा मसल है, वो पूरा खत्म हो गया था, गल सा गया था सर्जरी के ट्रॉमा से। अगले कुछ महीने मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होगा, मैं कभी फील्ड पे उतरूंगा या नहीं वापस। और मुझे एकदम जुनून था कि मुझे फील्ड पे उतरना है। मुझे अपनी रफ्तार वापस चाहिए थी, स्पीड चाहिए थी, अपनी फुर्ती वापस चाहिए थी। तो अगले कुछ महीने बहुत मेहनत लगी, बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ी, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करनी पड़ी। मुझे पूरा रेंज ऑफ मोशन वापस चाहिए था। तो फिटनेस मेरे लिए एकदम महत्वपूर्ण बन गया था, रिहैबिलिटेशन मेरे लिए एकदम फोकस बन गया था। और बहुत आंसू बहाए। लेकिन मैं 6 महीने में, मात्र 6 महीने में फील्ड पे वापस आ गया था। मुझे बहुत गर्व था अपने ऊपर। और उसके बाद में जब मैं ऑक्सफोर्ड गया तो वहाँ भी मैं उच्च स्तर पे अपने कॉलेज के लिए खेला। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। मेरी नौकरी लगी यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक में। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन था, मतलब अर्थव्यवस्था विश्व की चौपट हो रखी थी। तो सीखने के लिए बहुत मिला मुझे उस समय। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, यूरोपियन एंड अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स को मैंने फाइनेंस किया अपने जॉब में। बड़े-बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जिनको आप जानते होंगे, ब्लैकस्टोन, कार्लाइल, टीपीजी, वॉरबर्ग पिंकस, केकेआर, सबके साथ मिल के किया। लेकिन इस वक़्त क्योंकि कठिन समय था, फाइनेंशियल मेल्टडाउन का समय था, तो 140 घंटे हफ़्ते में मैं दफ़्तर रहता था। हफ़्ते में 168 ही घंटे होते हैं। तो 140 अगर मैं दफ़्तर में था, तो अपने लिए वक़्त कब मिल रहा था? कब मैं घर जाता, कब मैं सोता, कब मैं खाना खाता, कब मैं कपड़े धोता, इस्त्री करता, कब मैं अपना फ़िटनेस के बारे में ध्यान रखता। तो फ़िटनेस मेरा फिसलता जा रहा था। लेकिन मुझे लगता था कि मैं तो एथलीट हूँ। इतने सालों की ट्रेनिंग है तो मैं तो कभी भी बाउंस बैक कर जाऊँगा, और एक बार मैंने पहले भी किया है। पर ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है। सडनली ज़िंदगी मेरी आगे निकल चुकी थी और मैं वहीं खड़ा रह गया था। इसी बीच में वापस इंडिया आया मैं एक सबैटिकल लेके। तो मैंने सोचा एक जिम मेंबरशिप लेते हैं, कुछ महीनों के लिए। लेकिन जिस जिम जाऊँ मैं वो बोले कि साल की मेंबरशिप ले लो, साल के पैसे देने हैं। ये मुझे बड़ा अजीब लगता था।
मैं रोज़मर्रे की ज़िंदगी में इतनी चीज़ें खरीदता हूँ या इतनी प्रोडक्ट्स और सेवा लेता हूँ, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि साल के पैसे एक बार में दे दो। मैं बाल कटवाने जाता हूँ हर 3-4 हफ्ते, कभी मेरे हेयर ड्रेसर ने नहीं बोला कि साल के पैसे दे दो। कभी मेरे ग्रोसरी स्टोर ने नहीं बोला कि आप साल के पैसे दे दो। तो जिम ही बोलता था साल के पैसे दे दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों? ये बात मैंने घर में चर्चा की, तो आरुषि जो मेरी बहन है, उसने बताया कि ये प्रॉब्लम और भी बड़ी है। वो उस समय वर्ल्ड बैंक में काम करती थी। उसने कहा कि हम लोग मंडे से सैटरडे काम पे जाते हैं, तो कहाँ की जिम मेंबरशिप लें? घर के पास की कि ऑफ़िस के पास की? और जब हम साल के पैसे एक जगह दे देते हैं, तो फिर हम वहाँ अटक जाते हैं। हमारे घर के पास और भी ऑप्शन है, योगा भी होता है, ज़ुम्बा भी होता है, पिलाटीज़ भी होता है, क्रॉसफिट भी होता है, स्विमिंग भी होता है। तो अगर हम एक जगह पैसे दे रहे हैं, तो हम दोबारा कहीं और नहीं जा सकते उस साल के लिए। तो फिर क्या हम मायूस बैठे रहें? या हम और पैसे खर्च करें और उन फ़िटनेस सेंटर की अलग मेंबरशिप खरीदें? तो मुझे लगने लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जैसे-जैसे हम इस प्रॉब्लम में घुसते जा रहे थे, वैसे-वैसे हमें समझ आ रहा था कि ये प्रॉब्लम दोनों साइड से थी। कंज़्यूमर साइड से जो जाना चाहते थे, पर क्या फ़िटनेस अफ़ोर्डेबल था? ₹100 में टैक्सी मिलती थी, ₹100 में खाना घर पे आता था। लेकिन फ़िटनेस कंज़्यूम करने के लिए आपको 25-30 हज़ार रुपए एक बार में देने थे। उसी तरफ जिम्स थे जो खुल भी उतनी तेज़ी से रहे थे और उतनी ही तेज़ी से बंद भी हो रहे थे। और आपको ये समझना होगा कि जब हम ये शुरुआत कर रहे थे 2015 में, तो इस मार्केट पे कोई डेटा नहीं था, कोई प्लेयर्स ही नहीं थे। तो ये डेटा भी आरुषि और मुझे खुद ढूँढना था। तो हम लोगों ने अलग-अलग माध्यम से डेटा असेस करने की कोशिश की कि ये मार्केट कितना बड़ा है। हम देख रहे थे कि इंडिया में कितने स्पोर्ट्स शूज़ बिक रहे हैं, जिम्स कितनी रफ़्तार से खुल रहे हैं, किस रफ़्तार से बंद हो रहे हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं और कितने लोग एक्चुअली जा रहे हैं। और हमें रियलाइज़ होने लगा ना कि फ़िटनेस मेंबरशिप एक सोशल स्टेटस सिंबल बन गया था कि मैं 25-30 हज़ार रुपए एक बार में दे सकता हूँ। अब मैं उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें मेरी बहुत सारी और अड़चनें थीं। इसी कारणवश जिम भी अनयूटिलाइज़ चल रहा था। तब आरुषि और मैंने दोनों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ी और हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम में डीप घुस जाते हैं। तब हमने 2015 में साउथ दिल्ली में 75 जिम से बात की और इस समय ना डिजिटल इंडिया का के शुरुआती दिन थे। बहुत चीज़ें डिजिटाइज़ हो रही थी, लेकिन जिम्स को कोई डिजिटाइज़ नहीं कर रहा था। तो वो ज़िम्मेदारी हमने ली। हम गए जिम्स के पास। अब आप जब जिम के पास जाते थे ये बात करने कि आपको एक मॉडल बनाना है, जिससे कि हम कंज़्यूमर को राजा बनाएँगे और आपका मुनाफ़ा 2 गुना, 3 गुना बढ़ा देंगे। इसके लिए हमने चुना था एक शेयर्ड इकोनॉमी मॉडल, जैसे उबर है, एयरबीएनबी है, जो एक एसेट लाइट मॉडल है। क्योंकि कैपेसिटी तो थी मार्केट में, विलिंगनेस भी थी मार्केट में, लोग जाना भी चाहते थे और सप्लाई भी खड़ा था, इन दोनों को मिलाना था। उसमें सबसे बड़े जितने बैरियर्स थे उनको हमें तोड़ना था। वो तोड़ने के लिए हमने अपना ये मॉडल चुना, जहाँ पे कंज़्यूमर बोलता कि मैं जैसे फिट होना चाहूँ, जहाँ फिट होना चाहूँ, जब फिट होना चाहूँ, वो सारा पावर उसके पास है। और जो सप्लाई साइड है, उसको बस अच्छा एक्सपीरियंस देने पे फ़ोकस करना है, कस्टमर उसको हम लाके देंगे। अब ये बातें हमें जिम को समझानी थी, बट जब हम जिम जाते थे, तो आरुषि और मैं शुरुआती दिन में तो पहले हमें बाउंसर मिलते थे गेट पे, पहले हमें उन्हें समझाना पड़ता था, अपने पिच बुक जो हम लेके जाते थे उन्हें बताना पड़ता था, वो कन्विंस होते थे, तो हमें शायद फ्लोर मैनेजर से मिलने का मौका लगता था, उसके बाद जनरल मैनेजर से, उसके बाद प्रमोटर से या बाबूजी से जिनका वो जिम था। तो इतने लोगों को कन्विंस करना पड़ता था क्योंकि जब हम आए थे, तो ऐसा कोई और नहीं था। कभी हमें लोगों की सोच बदलनी थी कि आपको सारे पैसे एक बार में नहीं देने, आपको एक मेंबरशिप मिलेगी जिससे आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा कभी कुछ बना नहीं था और ये बनाना और इसका क्या प्रो है, क्या कौन है, ये सब हमारे ऊपर था दायित्व कि ये हम सबको समझाएँ। तो कई लोग आज हमें बोलते हैं कि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, जब वो देखते हैं कि फिटपास 54% मार्केट शेयर कमांड करता है, आज के दिन में 11 लाख मेंबर्स हैं उसके और मतलब 11 लाख लोग उनके थ्रू हर महीने फिट हो रहे हैं। तो उनको लगता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। बट यही हम बताते रहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में ये बोला जाता है दैट फर्स्ट वन थ्रू द डोर गेट्स शॉट। तो जब हमने ये शुरू किया तो ये बहुत कठिन था। तो 75 जिम साउथ दिल्ली में हमारे साथ एग्री हुए कि हम लोग पायलट करते हैं। सितंबर 2015 में इनके साथ हमने पायलट शुरू किया। हमने फिटपास को लॉन्च किया एक वेब पेज पे। हम लोग 3 लोगों की टीम थे, आरुषि, ज्ञानेंद्र और मैं। उसके बाद जब ये शुरू हुआ, हमारा कोई ऐप नहीं था। हमें देखना था कि हमें इसमें ट्रैक्शन मिलता भी है कि नहीं। लेकिन 2 महीने में हमें गज़ब ट्रैक्शन मिला। हम समझ गए
कि लोग चाहते थे कि पावर उनको मिले, कंज़्यूमर चाहता था कि फ्रीडम उसको मिले और उसके बाद उस कॉन्फिडेंस से 1 जनवरी 2016 को हम 75 जिम से 1000 जिम हो गए थे और हमने अपना लॉन्च किया ऐप ₹999 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्ज के साथ। तो ₹999 में आप 1000 जिम में कभी भी, कहीं भी जा सकते थे, कोई भी वर्कआउट कर सकते थे, घर के पास, ऑफ़िस के पास, कुछ भी। ऐसे हम शुरू हुए। अब जैसे-जैसे हम बढ़ते जा रहे थे, वैसे-वैसे हमें समझ आ रहा था कि हमें पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। केवल जिम का एक्सेस या फिटनेस सेंटर का एक्सेस आपके फिटनेस नीड्स के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो हमें न्यूट्रिशनिस्ट देना था, हमें देखना था कि आपको कोचिंग सही मिले। तो 2017 में 1 जनवरी को हमने अपनी न्यूट्रिशनिस्ट सेवा लॉन्च की फिट फीस्ट, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ी रहती हैं 24 घंटे। वो आपके मील प्लान्स डिसाइड करती हैं, आपके साथ काम करती हैं। तो अब आपको जिम का एक्सेस मिल रहा था, न्यूट्रिशन मिल रहा था। 2018 में हमने फिट कोच, जो हमारा एआई लेड फिटनेस कोचिंग प्रोग्राम है, वो लॉन्च किया। 2018 में बहुत कम लोग एआई के बारे में बात करते थे या बोलते थे। उस वक़्त हमने एआई प्रोग्रामिंग लॉन्च कर दी थी इंडिया में, जो आज बहुत बड़े स्केल पर है, बट ये 2018 से चल रहा है, इसीलिए आज इतने बड़े स्केल पर है। उसके बाद जैसे-जैसे हम बढ़ रहे थे, हमें समझ आ रहा था कि जब हमें किसी की मानसिकता बदलनी है और एक पूरे समाज की मानसिकता बदलनी है, तो एक बड़ा भागीदार इसमें है भारत सरकार। तो हमें नीति परिवर्तन की आवश्यकता भी थी। हमें बोलना था कि सरकार को समझाना था कि हमें ऐसी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है जिससे कि लोग आकर्षित हों टुवर्ड्स अपना अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। नहीं तो अभी हमारी जितनी नीतियाँ थी, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, चाहे भारत सरकार की, वो थी बीमारी फ़ोकस्ड। पहले आप बीमार होइए, उसके बाद आपको उसका लाभ मिलता था। तो बेनिफिशियरी को पहले बीमार होना है। लेकिन हमारा देश तो सबसे युवा देश है दुनिया का। औसत उम्र 28 साल की है, पर हमें इतने सारे खिताब मिले हुए हैं, डायबिटिक कैपिटल, हाइपरटेंशन कैपिटल। ये हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है जब 50% आबादी तो 35 के नीचे है अभी इंडिया में। जब इतनी आबादी यंग है, युवा है, तो अभी बीमार नहीं है ना। तो उनको बीमार होने देना है या बीमारी से बचा लेना है। और ये सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जिसकी महामारी फैली हुई है, उसको बोला जाता है प्रिवेंटेबल लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़। तो प्रिवेंटेबल बाय व्हाट? प्रिवेंटेबल बाय एक्सरसाइज़ एंड न्यूट्रिशन। तो यही दोनों चीज़ें थी जो आपके लिए सबसे बड़ा दवाई था। तो ये हमें सरकार के पास हम अपना प्रस्ताव लेके गए और सरकार ने हमारी बात समझ ली। सरकार के साथ मिलकर हमने नीति में प्रगतिशील संशोधन किया, जो आज आपको इंश्योरेंस में फिटनेस का एक्सेस साथ मिलता है। यानी अब आप सेहतमंद भी रह सकते हैं एंड फाइनेंशियली सिक्योर भी। इसका बड़ा योगदान मिला। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था भारतवर्ष के लिए भी, भारत की आबादी के लिए भी और फिटपास के बिज़नेस के लिए भी। तो जिस रफ़्तार से हम बढ़ रहे थे, उस रफ़्तार से लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हमने क्रैक कर लिया। और जिस स्पीड से हमारे मेंबर्स बढ़ रहे थे, पार्टनर्स बढ़ रहे थे, हम फैले जा रहे थे। 2019 में हम 40 शहरों में फैल चुके थे हमारा नेटवर्क। हम इंडिया के सबसे बड़े फ़िटनेस नेटवर्क बन गए थे और 2019 के अंत में बाहर दुनिया ग्लोबल न्यूज़ में आने लगा था कोविड-19 के बारे में। मार्च 2020 में इंडिया लॉकडाउन में चला गया और जिम्स और फिटनेस सेंटर्स को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया। नवंबर 21 तक, मतलब मार्च 20 से नवंबर 21 तक पूरा लॉकडाउन रहा। जिम्स और फिटनेस सेंटर्स पहले थे बंद होने के लिए और आखिरी थे खुलने के लिए। इसके बीच में ट्रैवल खुल चुका था, रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे, लेकिन जिम्स और फिटनेस सेंटर्स नहीं खुले थे। लेकिन इस ड्यूरेशन में, इस दौरान लोगों की मानसिकता काफ़ी बदल गई थी। लोग समझने लगे थे कि अपनी सेहत के ज़िम्मेदार वो खुद ही हैं। ये चीज़ सरकार भी समझ रही थी, ये चीज़ इंडिविजुअल भी समझ रहा था, ये चीज़ कॉर्पोरेट इंडिया भी समझ रहा था। तो जब नवंबर 21 में हम दोबारा खुले, उसके बाद एक इंडिया 2.0 था, जहाँ पहले के वक़्त हमें सबसे बड़ी लड़ाई थी लोगों को समझाने के लिए कि फ़िटनेस एक लग्ज़री नहीं, एक बेसिक नीड है, आपकी ज़रूरत है। लोग कहते थे हमें कि फ़िटनेस तो ना बॉडी बिल्डिंग के लिए है या अच्छा दिखने के लिए है। पर 2021 के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तब तक विज्ञान और मेडिकल रिसर्च भी ये एस्टैब्लिश कर चुका था कि शारीरिक तंदुरुस्ती आपके
संज्ञात्मक अ, शक्ति डायरेक्टली कोरिलेटेड है। माने कॉग्निटिव फंक्शनिंग आपके माइंड का, ब्रेन का और आपका फिजिकल फिटनेस डायरेक्टली कोरिलेटेड है। ये सब बातें बाहर आने लगी। सडनली एक शिफ्ट आया। मार्च 22 जब हम लोग एक नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, क्योंकि मार्च 20 में हम लॉकडाउन हुए थे, नवंबर 21 में खुले, सेकेंड राउंड वैक्सीनेशन लगते-लगते भारत में जनवरी-फरवरी 22 हो गया था। मार्च 22 को जब वो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ, फिर 1 अप्रैल 2022 को जब नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, तो फिटपास के लिए एक नया जर्नी शुरू हुआ, जहाँ पे अब हमें लोगों को ये नहीं समझाना था कि फिटनेस आपके लिए ज़रूरी है। पूरी दुनिया आपको समझा रही थी कि फिटनेस आपके लिए ज़रूरी है। हर टीवी पे ऐड देख लीजिए, चाहे कॉन्डम का ऐड हो, चाहे बैंक का ऐड हो, चाहे ग्रीन टी का ऐड हो, चाहे आपके नाश्ते का ऐड हो, चाहे कपड़ों का ऐड हो, सब बोल रहे थे फिट हो जाओ। सारे ब्रांड एम्बेसडर्स बोल रहे थे, डब्ल्यूएचओ बोल रहा था, फिट इंडिया मूवमेंट बोल रहा था, लेकिन बस फिटपास बता रहा था कैसे। बोल तो सब रहे थे कि फिट हो जाओ, बट वो सॉल्यूशन दिया फिटपास ने। तो इसीलिए जब 1 अप्रैल 22 के बाद जो हमारी जर्नी थी एकदम टेक ऑफ हो गई। हमारे सारे इंश्योरेंस पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने लगा, हमारे पार्टनरशिप्स बढ़ने लगे। आज जब हम लोग रुक के पीछे मुड़ के देखते हैं, तो 8.5 साल में फिटपास बहुत बढ़ गया। आज हम 54% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। 100 करोड़ से ऊपर हमारा रेवेन्यू है। हम शुरू हुए थे ₹999 के एक सब्सक्रिप्शन पैकेज से। आज हमारी 86 शहरों में नेटवर्क प्रेज़ेंस है। इतने सारे क्लाइंट्स हैं, बड़े-बड़े ब्लू चिप कंपनीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं। 11 लाख लोग हर महीने हमारे मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। मतलब शायद ही कोई जिम होगा जिसके पास 1000 से ऊपर मेंबर होंगे, बट हमारे थ्रू 11 लाख लोग एक्टिवली वर्कआउट कर रहे हैं, अपना पोषण प्लान कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन प्लान कर रहे हैं, अपना वेलनेस और फिटनेस का एक होलिस्टिक सॉल्यूशन अपने टर्म्स पे यूज़ कर रहे हैं। इस कम्युनिटी को हम बोलते हैं फिटस्टर्स। फिटस्टर्स कौन है? वो ना फिटनेस वर्ल्ड के फूडी हैं। जैसे फूडी होता है ना, वेजिटेरियन हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, वीगन हो सकता है, रोज़ बाहर खा सकता है, कभी ओकेजनली बाहर खाता है, बट गर्व फ़ील करता है अपने आप को फूडी पुकारने में। वही फिटस्टर है। फिटस्टर वो है जिसको समझ आता है कि सबकी बॉडी, सबका माइंड यूनिक है और सबकी फिटनेस जर्नी भी यूनिक है। बट वो ये बात समझता है कि फिटनेस इम्पोर्टेंट है, अपने टर्म्स पे करता है और ये बात याद रखता है कि एनी एक्टिविटी इज़ बेटर देन ज़ीरो एक्टिविटी। तो कुछ ना करने से बेहतर है कुछ भी करना। आज के दौर में जैसे-जैसे फिटपास स्केल हो रहा है, एक चीज़ हमें हमेशा रियलाइज़ेशन होती है और लोग हमसे पूछते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन कौन है? तो हम ये बोलते हैं कि हमारा कंपटीशन ना सोफ़ा है। बिकॉज़ अभी जितने भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, सब चाहते हैं कि आप घर पे रहें। हर चीज़, हर कन्वीनियंस आपको घर पे मुहैया कराई जा रही है। चाहे ग्रोसरी हो, चाहे आपका खाना हो, पिज़्ज़ा हो, जो भी आइसक्रीम हो, सब आपके घर पहुँचाई जा रही है। एक हम ही हैं इकलौते जो बोल रहे हैं प्लीज़ अपने जूते बाँधिए और घर से बाहर आइए, एक्टिव हो जाइए। और जब हम वापस मुड़ के ये देखते हैं कि 8.5 साल में फिटपास अब इतना आगे बढ़ गया और अब हमें इतनी उपलब्धियाँ मिल रही हैं, इतने अवार्ड मिल रहे हैं, तब लगता है कि सबको लगता है कि ये अपने आप हो गया, बट ऐसा नहीं होता। जब हमें ये रियलाइज़ेशन है कि जितनी चुनौतियाँ हमने फेस की, जितने हमारे साथ कठिनाइयाँ थी, जितना वो वक़्त था, उसमें फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और वो हम बहुत लकी थे कि हमारे माता-पिता, मेरी वाइफ़, आरुषि का हस्बैंड, सबका इतना हमें सपोर्ट मिलता रहा इस पूरी जर्नी में। हमारी पूरी टीम हमारे साथ खड़ी रही। कोविड का भी दौर आया था जब हम, जैसा मैं बता रहा था कि 2 वित्तीय वर्ष हम लॉकडाउन में थे, मतलब ज़ीरो रेवेन्यू थे हम। बट हमारी टीम में कोई छोड़ के नहीं गया। हमसे भी जो बन सका, जितना हो सका, हम लोगों ने उतना सपोर्ट किया। जितने हमारे एक्सेस प्रॉफिट फंड्स थे, हम लोग एक पैट पॉजिटिव कंपनी थे, हमारा मॉडल अच्छा था, तो हमारे पास रिज़र्व्स थे। वो सब रिज़र्व्स यूज़ करके हमने अपने टीम को सपोर्ट किया। अपने जिम पार्टनर्स को एडवांसेस दिए ताकि वो ना बैठ जाएँ, उनका बिज़नेस खड़ा रहे जब हम कोविड से, किसी को नहीं पता था कोविड का लॉकडाउन कब खुलेगा, लगता था 15 दिन में खुलेगा, 2 महीने में खुलेगा, ऐसे 2 साल बीत गए। लेकिन ये सब मुमकिन था क्योंकि इतने सारे लोग हमारे मिशन में जुड़े हुए थे, जो हमारी कंपनी में नहीं थे, बट हमारे परिवार थे, हमारे एक्सटेंडेड पार्ट थे, हमारे पार्टनर्स थे। और यही चीज़ जब हम आज, जब 2022 में खुला, 23-24, आज यही लोग हैं जिनके मुँह पर जो मुस्कुराहट हम देखते हैं,
सबसे ज़्यादा प्रेरणा उसी से मिलती है कि कभी-कभी जब हम अपने ऊपर विश्वास खो रहे थे, हम निराश हो रहे थे, तो हमें जोश देने वाले लोग यही लोग थे, हमारे माता-पिता, हमारे टीम मेंबर्स, मेरी वाइफ़ अर्पिता, आरुषि का हस्बैंड साहिल। और अगर इन लोग से हमें जोश नहीं मिल रहा होता, तो शायद आज ये मौका नहीं मिलता मुझे अपनी जर्नी और अब फिटपास की कहानी बताने का। थैंक यू जोश टॉक्स, ये मौका हमें देने के लिए, फिटपास की जर्नी के बारे में बताने के लिए, अपने संघर्ष के बारे में बताने के लिए। मुझे कई मौके लगे हैं जोश टॉक्स देखने का, इनफैक्ट कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। फ़ेवरेट पूछिएगा तो एक महेंद्र डोगने जी का है, दूसरा पद्मश्री कल्पना सरोज जी का है। बाकी अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, इन लोग के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इंस्पिरेशनल हैं। जाते-जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हम पर है, हम सब पर है कि हम अपनी लाइफ़ और अपनी सेहत को कैसे बेहतर करते जाएँ, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। जय हिंद।